Good morning to all of you. Good morning to all of you. Welcome to all in this 10th class maths special session. सभी को नमस्ते। मंडे को हम लोगों का मतलब आप लोगों का फर्स्ट यूनिट एग्जाम है जिसमें शुरू के 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। 2 दिन से हम लोग एमसीक्यू और बड़े क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन इस तरह का रिवीजन कर रहे थे। कल भी हम लोग क्लास करेंगे संडे में 10 बजे ही, और आज 11 बजे आपका एक रिहर्सल टेस्ट होगा 60 मार्क्स का, 60 क्वेश्चंस का। आप लोग अच्छे से उसको भी अटेंड करिए, देखिए उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। आज हम लोग आपको एनसीईआरटी का रिवीजन कराएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें एनसीईआरटी के अंदर लगते हैं तो उसको आज हम लोग रिवीजन करेंगे, जिससे इस चैप्टर के इन तीनों चैप्टर्स के एनसीईआरटी का भी रिवीजन आज हमारे साथ आप लोगों का हो जाए। तो सबसे पहले 1.1 का जो मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन मैं इस समय आपके सामने करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड in 32 members in a parade. Two groups are to march in same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? अब हमें क्वेश्चन के अंदर मेंबर्स दे रखे हैं 616 और 32 मेंबर्स परेड में उनके पीछे हैं बैंड बजाते हुए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सिंस बुक में से ही देख के लिखनी पड़ेगी, सिंस टू ग्रुप्स आर टू मार्च in same number of columns, so to find out maximum number of columns we have to take the HCF of जब मैक्सिमम की बात आती है तो हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। वी हैव टू टेक द HCF ऑफ 616 एंड 32। सो आप जिस मर्जी मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई इसमें क्वेश्चन के अंदर लिखा नहीं हुआ, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल, ये देखिए 616 बीच में और 32 से डिवाइड, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन। अभी देखते हैं क्या आएगा। 32 बन जा 32 और 11 में से 2 गए 9 और 5 में से 3 गया 2। चलिए टेबल चलाते हैं। आई थिंक 8 दूनी 16, 258 आ रहा है। 9 चला के देखते हैं, 9 दूनी 18, 28, 9 चल गया तो 9 टू जा 18 और 9 3 जा 27 प्लस 1 28, 16 में से 8 गए 8 और यहाँ लिख दिया 32 और 8 4 जा 32। तो वैसे तो हमारा SCF 8 आ गया, लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हमें करके तो शो करना ही पड़ेगा। तो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस ये रहा रिमाइंडर, और सॉरी रिमाइंडर था हमारा 29। ठीक है, ये तो सॉरी रिमाइंडर था हमारा आई थिंक 8। चलिए जब तक रिमाइंडर 0 ना आए हम लोग इसको करते रहेंगे। तो अब डिविडेंड कौन है, अब डिविडेंड है 32। किससे डिवाइड किया, 8 से। क्या आया क्वेश्चन 4, रिमाइंडर क्या बच गया 0। सिंस रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया इसलिए इसका SCF 8 आ गया। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। तो एक कॉलम के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी एक्सरसाइज का मैं आपके सामने फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कर रहा हूँ।
ठीक है। कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लीमा का शो करके दिखाइए क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। पॉजिटिव इंटीजर को हमने ए लेट किया, इसको बी ले लेते हैं, क्वोशंट का नाम क्यू, रिमाइंडर का नाम आर। कंडीशन बतानी पड़ेगी कि जहां आर रिमाइंडर, अभी हम लोग यहां पर कंडीशन लिखेंगे, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा लेकिन जीरो के इक्वल भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, लेट b की वैल्यू यहां पर हम लोग 3 पुट करेंगे, क्योंकि जो हमारे आंसर में 9m प्लस 1 आ रहा है वो 9 3 का डिविजिबल है। तो जो इसका मल्टीपल भी हम ले सकते हैं, क्योंकि 9 लेने से तो हमारा क्वेश्चन खूब बड़ा हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर b की वैल्यू को 3 पुट करेंगे, तो ये हो गया a इक्वल 3q प्लस आर वेयर आर लेस देन 3, क्योंकि b की जगह हमने 3 पुट किया, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बताइए r का आंसर 3 से छोटा है, सो r की वैल्यू क्या लेंगे, 0 1 और 2 लेंगे, क्योंकि 3 से छोटा है। तो देयरफॉर a का आंसर आ गया, सबसे पहले पुट किया 3q प्लस 0, तो 3q आ गया हमारा आंसर पहला। फिर 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3q प्लस 1, और 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 3q प्लस 2। अब मैंने पॉजिटिव इंटीजर तो निकाल लिए, लेकिन मुझे पॉजिटिव इंटीजर का क्या निकालना है, मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, a की वैल्यू सबसे पहले 3q लेंगे, और यहाँ पर हेडिंग आएगा क्यूबिंग बोथ साइड्स। ये लीजिए, a के ऊपर भी 3 पावर और 3q के ऊपर भी 3 पावर, ये हो गया 27q क्यूब। ठीक है, और मुझे तो अपने आंसर को क्वेश्चन के आंसर से मैच करना है, तो मैं 27q क्यूब में से जो मुझे आंसर में आ रहा है 9 को बाहर निकाल लूंगा और मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा 3q क्यूब। बताइए सोचकर। ये देखिए, मैंने इसमें से 9 अलग कर दिया, और जो 9 के अलावा टर्म बच गई उसको मैंने लिख दिया m, और सामने लिख दिया वेयर m इक्वल 3q क्यूब। देखिए क्यूबिंग बोथ साइड्स करते ही मेरे पास क्यूबिक इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब तो आ गया था, लेकिन मुझे इस आंसर को आपके बुक के आंसर से मैच करना है, इसलिए मैंने इसमें से 9 निकालकर बाकी सारे एक्स्ट्रा पार्ट का नाम m डाल दिया। तो ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, हमारा आंसर प्रूव्ड हो गया 9m। ठीक है, चलिए केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में हमारे पास a की वैल्यू है 3q प्लस 1, और वही हेडिंग डालते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स। चलिए क्यूबिंग करते हैं, a के ऊपर भी 3 पावर और 3q प्लस 1 के ऊपर भी 3 पावर। क्या आ गया, ये हो गया a क्यूब, ये हो गया b क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस b। तो 27q क्यूब प्लस 1, और ये हो गया 3 3 जा 9q, ब्रैकेट में 3q प्लस 1। फिर से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 27q क्यूब प्लस 1, ये हो गया 27q स्क्वायर, और यहाँ हो गया 9q। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये 1 तो आपके आंसर में आ रहा है, तो बाकी जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन करी है ना, इसमें काम की चीज बाहर निकाल लीजिए। मैं 9 को बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये बच गया 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, और लास्ट में लिख देंगे ये वाला 1। बताइए इस बड़े से ब्रैकेट की जगह मैंने सिंबल डाल दिया m और प्लस 1, और ये बात सामने मैंने बता दी कि मैंने m किसको लेट किया है, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। q इसलिए कॉमन नहीं लिया, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो जो कॉमन वही चीज लेनी है जो हमारे आंसर में आ रही है। देखिए, तो मैंने 9 यहां ले लिया और बड़े से ब्रैकेट को मैंने m डाल दिया, तो मेरा आंसर बुक के आंसर से मैच हो गया। अभी तीसरी वैल्यू बची है, तो तीसरी वैल्यू है हमारे पास 3q प्लस 2।
तो आइए चलते हैं केस थर्ड पर। और केस थर्ड में a की वैल्यू है 3 क्यूब + 2। फिर से हेडिंग डालते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स। ये लीजिए, a के ऊपर भी 3 पावर और 3 क्यूब + 2 के ऊपर भी 3 पावर। कौन बताएगा? a³ + b³। ये देखिए, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। तो ये हो गया 27 क्यू³ + 8, 3 3 जा 9, 2 जा 18 क्यू ब्रैकेट में 3 क्यूब + 2। और अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 54 क्यू² + 36 क्यू। तो जिनके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मैं इसमें से अपने काम की टर्म निकाल लूंगा 9। अंदर बच गया 3 क्यू³ + 6 क्यू² और 9 4 जा। ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या लिख लिया? सबसे लास्ट में 8 लिख लिया। बताइए कौन बच्चा बताएगा? बिल्कुल सही जवाब। इस बड़े से ब्रैकेट की जगह हम डाल देंगे m। तो क्या लिखेंगे? वेयर m = 3 क्यू³ + 6 क्यू² + 4 क्यू। और ये देखिए, सो जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब आए, सो रिक्वायर्ड क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आर इन फॉर्म ऑफ, पहला आंसर 9m, दूसरा आंसर 9m + 1 और तीसरा आंसर हमारा आया 9m + 8। ठीक है। आप अगर अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे तो खूब बढ़िया क्वेश्चन हमने आपके सामने किया। चलिए, अब हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 में। 1.3 में चलते हैं, एक्सरसाइज 1.3 में, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो हम लोग लिखेंगे लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। वो कह रहा है कि इरेशनल है, और हम क्या मानकर चलेंगे? कि नंबर रेशनल है। सो √5 को रेशनल नंबर के इक्वल लेंगे और a/b लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। ये देखिए, किसे कहते हैं को प्राइम? जिसका एचसीएफ केवल 1 होता है, जो अपने अपने एक दूसरे से भी नहीं कटते, बस केवल 1 से ही कटते हैं, जिनका केवल कॉमन फैक्टर 1 होता है। ऐसे नंबर को हम लोग को प्राइम बोलते हैं। तो ए और बी 1 के अलावा किसी से भी कटते नहीं है, आपस में एक दूसरे से भी नहीं कटते हैं, तो ऐसे नंबर को हम लोग को प्राइम बोलते हैं। ठीक है। तो ए और बी का नेचर क्या हो गया? ए और बी को प्राइम इंटीजर हो गए। चलिए आगे चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। देखो, रूट वाले का रूट हट गया, b² a² आ गया। ठीक। अब a और b को हमने कोप्राइम बताया था ना, ये 1 के अलावा किसी से कटते नहीं है। आइए अब इन्हीं की पोल खोलते हैं, देखते हैं कि a और b 1 के अलावा किसी और से कटते हैं या नहीं कटते। देखिए, अब क्या करेंगे? इस 5 को a² के नीचे ले जाएंगे। ये देखिए, ठीक। अब जरा सोचिए और इसका मीनिंग निकालिए कि a² के नीचे 5 है और इक्वल में b² लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग ये बना, सिंस a² इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर a कैन आल्सो बी डिविजिबल बाय 5। जब किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 5 से कट सकता है, अब मुझे कैसे पता भैया a² 5 से कट रहा है? अरे भाई, इक्वल में b² लिखा हुआ है, जो भी इक्वल में लिखा होगा वो इसका रिजल्ट ही तो होगा। तो जब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि a² 5 से कट के b² आ रहा है, तो इसका मतलब a भी 5 से 100% कटेगा। सो वी कैन राइट एज, जब हम a को 5 से काटेंगे तो समथिंग इज कम, और उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं? c। ये मेरी पहली इक्वेशन तैयार हो गई, और मैंने a की पोल आपके सामने खोल दी। a² को 5 से काट के b² आ रहा है, तो जब a को 5 से काटेंगे तो 100% कुछ ना कुछ आएगा, और उस कुछ को हमने थोड़ी देर के लिए क्या लेट कर लिया? c लेट कर लिया। ठीक है। तो देखिए, a और b को तो आप को प्राइम बता रहे थे, ये 1 के अलावा किसी से कटते नहीं है,
लेकिन अब देखो किससे कट रहा है, ये 5 से कट रहा है और सी आ रहा है। ठीक, तो और चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a इक्वल 5c, स्क्वायरिंग करते हैं, a स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर का आंसर देखो ऊपर कहीं है, ये रहा ए स्क्वायर का आंसर। तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर का आंसर लिखते हैं। क्या है ए स्क्वायर का आंसर, 5b स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर। यहां लिख देते हैं फ्रॉम अबव, ऊपर से हमने कहीं से ए स्क्वायर का आंसर लिखा 5b स्क्वायर। चलिए 5 का टेबल 25 पर चलाते हैं, 5c स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 5 को b स्क्वायर के नीचे ले आते हैं, क्योंकि a को तो हम अपना शिकार बना चुके, अब नंबर है b का, तो इसलिए इस 5 को मैं b स्क्वायर के नीचे ले गया। फिर से इस लाइन का मीनिंग निकालिए, सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so b can also be डिविजिबल बाई 5। अगर b का स्क्वायर 5 से कट सकता है तो b भी 5 से कटेगा, 100% कटेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सो वी कैन राइट एज, जब b को 5 से काटेंगे तो कुछ तो आएगा, उस कुछ को हमने थोड़ी देर के लिए डीलेट कर लिया। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी फाइंड both A and B have 5 as the factor। आपने जब सुना तो आप तो बहुत हैरान रह गए कि ए और बी को तो आप क्वेश्चन में को प्राइम इंटीजर बना रहे थे, ये तो 1 के अलावा किसी से कटते नहीं है, और जब इक्वेशन 1 और 2 में इनकी पोल खुली तो देखिए दोनों के दोनों 5 से कटते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का ए और बी का 5 फैक्टर है। बताइए, बट ए और बी कौन थे, इनको बताइए कौन थे, बट ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर, एंड बताइए कैसे होते हैं को प्राइम, एंड दे हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इनका तो 1 के अलावा भैया कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन में ए और बी का कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है, 5। सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, our supposing is wrong, therefore under root 5 is an, जिसे आप रेशनल मानकर चले थे वो रेशनल नहीं है, वो नंबर कैसा है, वो नंबर इरेशनल है। चलिए और आगे चलते हैं और खूब बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मुझे जो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, तो चलिए 2.3 के थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल द जीरोस इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर। तो सबसे पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं, इसको px मान लेते हैं, और ये क्वेश्चन के अंदर है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 10x और माइनस के 5। ठीक है, ये मेरे को क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक सॉरी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, इसकी डिग्री 4 है। राइट, जो दो जीरो दे रखे हैं नोट कीजिए कौन कौन से हैं। एक का नाम है अंडर रूट 5/3 और दूसरे का नाम है कितना, माइनस का अंडर रूट 5/3। तो लिखते हैं सो इन दोनों से क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला, के ब्रैकेट में x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने का मेथड है। तो x माइनस अंडर रूट 5/3, फिर से x माइनस, अब ये वाला माइनस और रूट 5/3 वाला माइनस मिलकर प्लस हो गया, और ये देखिए इस तरह से आ गया। अब आप देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, लेकिन एक में माइनस है एक में प्लस है, तो x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 5/3 को रूट 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5/3, और जो नीचे एलसीएम में आया k की वही वैल्यू पुट करते हैं। सो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज द, बोलो कौन, फैक्टर।
किसका? ऑफ पी एक्स। ये देखिए, जो दो जीरोस दे रखे थे, एक का नाम मैंने अल्फा और बीटा ले लिया, मैंने फॉर्मूला बनाया एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। किसी भी क्वाड्रेटिक के अंदर अगर जीरोस दे रखे हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का मेथड एक्स स्क्वायर, देखिए दोनों सेम ब्रैकेट, यहाँ माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, दोनों को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया, नीचे से 3 काटने के लिए के की वैल्यू को 3 पुट कर दिया। अब क्या करेंगे? अब इस बड़े से पोलिनोमियल को 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं। सो 3x स्क्वायर माइनस 5 से हम लोग इस पोलिनोमियल को, यानी कि 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 10x और माइनस का 5, चलिए डिवाइड करते हैं। 3x की पावर 4 तो x स्क्वायर चलेगा और मल्टीप्लाई होगी 3x की पावर 4 माइनस का 5x स्क्वायर। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है, साइन जरूर चेंज करने हैं, बहुत जरूरी है साइन चेंज करना। ऊपर से बच गया 6x क्यूब माइनस प्लस माइनस प्लस के 3x स्क्वायर और माइनस का 10x माइनस का 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, तो प्लस का 2x चलाते हैं और 2x की मल्टीप्लाई करते हैं, पहली टर्म तो सेम ही आएगी और ये हो गया माइनस का 10x, यहाँ लिखते हैं माइनस का 10x। साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज किए बिना बच्चे काट देते हैं, क्वेश्चन गलत माना जाता है। ऊपर से अब आपके पास बच गया प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का 5। अब यहाँ पर भी 3x स्क्वायर, यहाँ पर भी 3x स्क्वायर, प्लस का 1 चलाते हैं तो 3x स्क्वायर और माइनस का 5, साइन हो गए चेंज, ये दोनों कट गए, रिमाइंडर 0 बच गया। तो देयरफॉर ये जो आपको बड़ा सा पोलिनोमियल दे रखा था, इसको आपने फैक्टोराइज कर दिया और फैक्टोराइज करके अब आपके पास क्या आया, जिससे आपने डिवाइड किया और जो डिवाइड करके आया, ये देखिए। ठीक है, तो चलिए 3x स्क्वायर माइनस 5 को ऐसे ही लिखते हैं और इसको मिडिल स्प्लिट से सॉल्व करते हैं। अगर आप इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा सा पोलिनोमियल ही तो आएगा आपके पास। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि इसके जीरोस तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। यहाँ x कॉमन, x प्लस वन कॉमन, x प्लस वन, एक ब्रैकेट में x प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस वन, और क्या चल रहा है 3x स्क्वायर माइनस 5। क्या लिखेंगे? देयरफॉर अदर टू जीरोज आर, जो पहला ब्रैकेट आया उसको भी जीरो के इक्वल और जो दूसरा ब्रैकेट आया उसको भी जीरो के इक्वल, तो ये हो गया -1, यहां से भी -1। सो अब क्या हेडिंग डालेंगे? ऑल जीरोज आर, पहला भी -1 दूसरा भी -1, एक दे रखा था √5/3 और एक दे रखा था माइनस के √5/3। ये देखिए माइनस का √5 पूरे के नीचे और ये 3, ये हमारे 4 आंसर आ गए। जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम उसके उतने ही जीरोस होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। इस एक्सरसाइज के साथ साथ हमें एग्जाम्पल नंबर 9 भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, बिल्कुल सेम है, आप इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और इसी के जैसा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शनल एक्सरसाइज का, उसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। हमने सभी क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप इनको भी देखिए। और बार बार मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो कराई हैं उनको आप जरूर देखें, जिससे ये क्वेश्चंस आपके खूब अच्छे से पक्के हो सकें और आपका पेपर भी खूब बढ़िया अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, अभी हमारे पास खूब समय है, 11 बजे आपका टेस्ट होगा, उससे पहले हम लोग क्लास खत्म करेंगे। अब मैं एनसीईआरटी के चैप्टर 3 पर पेज नंबर 57 पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब देखिए, ये मंडे के पेपर में आए या ना आए ये हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस है गुड रिवीजन। और मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि गुड रिवीजन मेक्स गुड डिवीजन, अच्छा रिवीजन अच्छी डिवीजन बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। कह रहा था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट नंबर में तो 2 डिजिट एक वंस प्लेस पर होती है और एक टेंस प्लेस पर, तो क्या लिखेंगे? लेट द डिजिट
at one's place and the digit at tens place। ये देखिए वंस प्लेस पर हमने डिजिट को x मान लिया और टेंस प्लेस पर हमने डिजिट को y मान लिया। तो बताइए क्या हो गया? ओरिजिनल नंबर, जो भी नंबर टेंस प्लेस पर होता है उसकी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस और जो नंबर वंस प्लेस पर होता है उसकी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, 24, ये वंस प्लेस पर है, ये टेंस। आप इसे बार बार 20 क्यों बोल रहे हैं? ये तो 2 है। अरे भाई ये 2 टेंस प्लेस पर है, इसकी मल्टीप्लाई नंबर बनने से पहले 10 से हुई है, और वंस प्लेस पर 4 है और बीच में प्लस का साइन। देखो 20 प्लस 4 आ गया, नहीं आ गया 24। तो जो भी नंबर टेंस प्लेस पर होता है उसकी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो डिजिट वंस प्लेस पर होती है उसको 1 से, और फिर आपस में प्लस करते हैं। तो हमारा ओरिजिनल नंबर बन गया 10y प्लस एक्स। चलिए अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द सम ऑफ द डिजिट्स, ये जो x और y है ना ये डिजिट्स हैं, और ये जो आपने नंबर निकाला 10y प्लस एक्स, ये एक 2 डिजिट ओरिजिनल नंबर है। दोनों बातों में फर्क है, ये बात ध्यान रखना। ये ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर है और x और y डिजिट्स हैं, और क्वेश्चन में सम किसका दिया हुआ है? डिजिट्स का। सॉरी। तो डिजिट्स का सम यानी कि x और y का सम क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? 9। ये मेरी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। दूसरी इक्वेशन को ध्यान से पढ़ते हैं। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 मल्टीप्लाई ये जो दिस नंबर आपने निकाला 10y प्लस एक्स, आगे लिखा हुआ है इज माने मैथ्स में होता है इक्वल, कितना? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ये देखिए मैंने डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दिया, यानी कि 24 को अब मैंने 42 लिख दिया, यानी कि अब की बार 10 की मल्टीप्लाई 4 से और 2 की मल्टीप्लाई 1 से, यानी कि y की जगह x आ गया, x की जगह y। वंस प्लेस वाली डिजिट टेंस प्लेस पर चली गई और टेंस प्लस वाली डिजिट वंस प्लेस पर आ गई, नंबर का रिवर्स हो गया। आइए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 90y प्लस 9x, 20x प्लस 2y। अगर मैं y वाली टर्म एक तरफ ले लूं और x वाली टर्म अगर एक तरफ ले लूं तो साइन भी चेंज होंगे। 88y इक्वल 11x, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 8y। क्या करें? पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इस y के x के आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल 9, x की जगह लिखते हैं 8y प्लस वाई इक्वल 9, 9y इक्वल 9, y का आंसर 1 आ गया। क्या लिखूं? पुट इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए 8 मल्टीप्लाई 1, आंसर इज 8। तो बताइए 2 डिजिट ओरिजिनल नंबर, बताइए स्टार्टिंग में आप क्या लेकर चले थे? 10y प्लस एक्स। लो भाई y की जगह तो 1 और x की जगह 8, आपका आंसर आ गया 10 1 जा 10 प्लस 8, द आंसर इज 18। ये देखिए, बताइए कहानी अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और आगे चलते हैं। खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपकी इस चैप्टर 3 में है। अब हम लोग आपके सामने शो कर रहे हैं पेज नंबर 65, और इस पर एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल नजर आ रहा है मुझे, एग्जाम्पल नंबर 19। ये देखिए, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। सबसे लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड द बोट। देखो कैसे हमारा लल्लू बना रहा है, और हमारा चाहता है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो। स्टार्टिंग में उसने कह दिया कि स्ट्रीम की स्पीड निकालो, लेकिन जिन बच्चों को टेक्निकल क्वेश्चन की इस नॉलेज है तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखिए बोट की स्पीड को स्टिल वाटर पर सबसे पहले क्या लेंगे? एक्स लेंगे। तैरने वाली की स्पीड को प्रायोरिटी देते हैं। इसने कह दिया कि पहले स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालो, तो हम लोग तो बाद में लिखेंगे एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और स्ट्रीम की स्पीड को हम लोग ले लेंगे y किलोमीटर पर आवर। अब लिखेंगे एक लाइन छोड़कर देयरफॉर
स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। याद रखिएगा, जब भी डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड निकालेंगे तो बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को प्लस करेंगे, और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, ये देखिए अपस्ट्रीम में दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, डाउन में प्लस, अप में माइनस। एक होता है सेम डायरेक्शन, एक होता है अपोजिट डायरेक्शन। आप अगर पानी की डायरेक्शन के साथ साथ तैरेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन आप पानी तो आगे जा रहा है और आप उल्टा तैर रहे हैं तो आपकी स्पीड नेचुरली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को डाउन और अप बोलते हैं, ठीक है। एक गाड़ी आने वाली, एक गाड़ी वापस जाने वाली, डाउन और अप। तो पहले केस की बात करते हैं। देखिए केस फर्स्ट में वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम चला, तो मैं लिखूंगा टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम। सब बच्चों को मालूम है टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जरा देख के बताइए, अप स्ट्रीम में बोट कितने किलोमीटर चली, 30 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, गलती से x प्लस वाई मत लिख देना, कहीं स्टार्टिंग में देखो कि x प्लस वाई, अप स्ट्रीम की बात चल रही है टाइम की, तो नीचे आ गया x माइनस वाई, यानी कि बोट ने अप स्ट्रीम में 30 अपॉन एक्स माइनस वाई टाइम लिया। फिर क्या लिखें, टाइम टेकन बाय बोट इन, क्या लिखूं, डाउन स्ट्रीम। फिर से वही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देख के बताइए कितना डिस्टेंस चला वो डाउन स्ट्रीम में, 44, और स्पीड कितनी, x प्लस वाई। तो देयरफॉर अब बताइए, ये टाइम तो लगा उसे अप स्ट्रीम में, और ये टाइम लगा उसको डाउन स्ट्रीम में, और जाने में और वापस आने में मिलाकर उसे कुल कितने घंटे लग गए, 10 घंटे। ये आपकी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। दूसरी इक्वेशन मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, आप भी देखिए। तो अप स्ट्रीम में टाइम लगा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई और 55 अपॉन एक्स प्लस वाई, और इक्वल किसके आ गया, अब की बार दोनों का टोटल आने जाने का टाइम है 13 आवर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन तैयार हो गई। बताइए, ठीक है, एक टाइम जाने का, एक वापस आने का, कुल मिलाकर 13 घंटे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहे हो रिड्यूसिबल फॉर्म वाले, तो हम लिखेंगे लेट थोड़ी देर के लिए 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को बी लेट कर लेंगे। तो बताइए हमारी इक्वेशन क्या बन गई, अब हमारी इक्वेशन बन जाएंगी 30 ए प्लस 44 बी इक्वल 10। यहाँ आएगा 40 ए प्लस 55 बी इक्वल 13। अब हमें सोचना है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बैलेंस कैसे करें। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई मैं 4 से और इसको 3 से कर दूं तो यहाँ दोनों जगह 120 हो जाएगा। बच्चे 40 और 30 से कर देते हैं, इक्वेशन बहुत बड़ी हो जाती है, जीरो लगाने की क्या जरूरत है भाई, वही तो आंसर आएगा। देखो 120 ए और 156 बी इक्वल 40, जरा चेक कर लो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और एक 17, 176 आ रहा है भैया, 176। ठीक है, चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी इक्वेशन की, 120 ए और 13 3 जा 39, 3 5 15 और एक 16। लीजिए क्या हेडिंग डालें, हेडिंग डालेंगे सब्ट्रैक्ट, और ये दोनों तो गए कट, और ये बच गया 11 बी, और यहाँ बच गया आई थिंक 11। तो मेरे हिसाब से बी का आंसर तो 11 अपॉन 11 बना, ओ यहाँ तो 1 आएगा, तो बी का आंसर आ गया 1 अपॉन 11। अब बी के इस आंसर को पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये जो मॉडिफाइड होकर आई थी, तो 30 ए प्लस 44 बी की जगह 1 अपॉन 11 इक्वल 10, ये कट के 4 आ गया, इस 4 को उधर जाकर माइनस कर दिया, ए की वैल्यू 6 अपॉन 30 1 अपॉन 5 आ गई। ठीक है, अब बताइए, तो देयरफॉर ए का आंसर आया आपका 1 अपॉन 5 और बी का आंसर आया 1 अपॉन 11। बताइए ए किसको लेट करके चले थे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को, और बी किसको लेट करके चले थे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई, और x प्लस वाई इक्वल 11, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे,
x माइनस वाई इक्वल 5, x प्लस वाई इक्वल 11। और जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड किया y से y कट गया, 2x की वैल्यू आ गई 16, x का आंसर आ गया 8। लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो x की जगह अगर मैं 8 पुट कर दूं और 5 को इधर आकर माइनस कर दूं और y को उधर ले जाऊं, तो y की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। अब देख लीजिए किसकी स्पीड ज्यादा आई। हमेशा बोट की स्पीड आपको ज्यादा मिलेगी और स्ट्रीम की स्पीड हमेशा आपको कम मिलेगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में? अपना आंसर लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हमारा आंसर आया 8 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमारा आंसर आया 3 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए कितना खूब बढ़िया क्वेश्चन था, खूब इंपॉर्टेंट था, और हमारा ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। आप दोबारा से इसका रिवीजन करना चाहेंगे, दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा जिससे आपका रिवीजन हो जाए। वैसे हमने आपको सभी क्वेश्चंस तसल्ली से विद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा रखे हैं, तो मैं बार बार आपसे पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि आप एक्स्ट्रा वाली वीडियो तीनों चैप्टर की जरूर रिवाइज करें, जिससे आप लोगों को सारे लॉजिक अच्छे से कंप्लीट, जितने भी कंसेप्ट हैं, क्लियर हो सकें। तो चलिए नया क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, और एक्सरसाइज का नंबर है 3.6 और पेज नंबर है 67। ये देखिए, 2 women and 5 men can together finish the work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone and 1 man alone. वो कह रहा है कि अगर एक एक आदमी अलग अलग इस काम को करे तो कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, लेट वन वुमन कैन कंप्लीट द वर्क alone in X days and 1 man can complete the work alone in Y days. मान लिया एक वुमेन अकेले उस काम को X दिनों में करती है और एक मैन Y दिनों में करता है। ठीक है, अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात। सो वुमेन्स, पहले बात हो रही है वुमेन की। सो वुमेन्स वन डे वर्क, उसका एक दिन का काम कितना होगा? इसका उल्टा कर दीजिए, क्योंकि टाइम और वर्क हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब क्या लिखेंगे? मैंस वन डे वर्क। मैं अगर आपको इसका मीनिंग समझाऊं तो सपोज कीजिए आपने किसी किताब को पढ़ने में 30 दिन लगा दिए, तो आपने एक दिन में उस किताब का कितना हिस्सा पढ़ा? आप 30 दिन का रेसिप्रोकल कर दो, आपने एक दिन में उस किताब का 1/30 पार्ट पढ़ा। तो केस फर्स्ट। अब जरा सोचकर बताइए, एक वुमेन एक दिन में अगर 1/x वर्क करती है तो 2 वुमेन कितना करेंगी? 2/x। एक मैन अगर एक दिन में 1/y वर्क करता है तो 5 मैन कितना करेंगे? 5/y। और कुल मिलाकर ये कितना वर्क करेंगे? टाइम नहीं, वर्क। टोटल टाइम क्वेश्चन में आपको 4 दिया हुआ है, और जैसे ही आप टोटल टाइम का उल्टा करेंगे तो ये टोटल वर्क बन जाएगा। ये आपकी पहली क्वेश्चन तैयार हो गई। एग्जामिनर यही चीज चेक करता है कि बच्चे ने यहाँ 4 लिखा या 1/4 लिखा। 4 डेज क्या है? 4 डेज है टोटल टाइम। और जब मैं वर्क में वर्क प्लस करूंगा तो टोटल टाइम के इक्वल कैसे आएगा? तो टोटल वर्क लाने के लिए मैंने टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर दिया। केस सेकंड में टीम बदल गई। अब वुमेन कितनी हो गई? 3 हो गई, तो 3/x। मैन कितने हो गए? 6, तो 6/y वर्क किया, और दोनों ने मिलाकर कितना काम कंप्लीट कर लिया? 1/3 वर्क कंप्लीट कर लिया। तो क्या लिखेंगे? लेट, अब बताइए, इस तरह के क्वेश्चन तो आप खूब सारे कर चुके हैं। 1/x को a और 1/y को b लेट करेंगे, तो मेरे हिसाब से 1/x की जगह a, तो 2a प्लस 5b इक्वल 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो हैंड टू हैंड, 6a प्लस 15b इक्वल 1। यह आपने पहली इक्वेशन मॉडिफाइड कर दी। दूसरी इक्वेशन क्या है?
3a प्लस 6b इक्वल 1/3। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 9a प्लस 18b इक्वल 1। ये आपकी सेकंड इक्वेशन मॉडिफाइड हो गई। अब कैसे बैलेंस किया जाए? यहाँ 6 है और यहाँ पर 9 है, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से, कुछ गलत हो रहा है ना, यहाँ 1/4 आएगा। सही बताया आपने बिल्कुल चैटिंग में, जल्दबाजी में मैंने यहाँ 1/3 लिख दिया, यहाँ पर आएगा 1/4। तो ये हो गया, थैंक यू वेरी मच, 4 2 जा 8 और ये 4 5 जा 20। अब इक्वेशन बनी। अब देखो बैलेंस अब सही है या अब भी कुछ गड़बड़ हो रही है? 1/3 तो 3a प्लस 6b, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब सही है। तो कैसे बैलेंस किया जाए, कौन बताएगा? इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से और इसकी कर देते हैं 8 से। तो चलिए इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। 72a प्लस 180b इक्वल 9 1 जा 9, 8 9 जा 72a प्लस, और ये हो गया 8 1 जा 8 और यहाँ 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8 प्लस 6 144। लो भाई, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाते हैं, इन दोनों टर्म को काटते हैं। 10 में से 4 गए 6, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ 1, और b की वैल्यू 1/36 आ गई। इसे फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में पुट कर देते हैं। चलो, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 थी 9a प्लस 18 मल्टीप्लाई 1/36 इक्वल 1। काट दो। 9a प्लस 1/2 इक्वल 1, 1/2 को उधर ले जाओ, तो 9a की वैल्यू हो गई 2 1 जा 2 माइनस 1 1/2। a का आंसर 1/18 आ गया। ठीक है, अब बताइए, a का आंसर आया 1/18 और b का आंसर आया 1/36। कौन बताएगा? a किसको लेट करके चले थे? 1/x को। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18। 1/y लेट करके चले थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 36। तो अकेले अगर कोई इस काम को एक वुमेन करती है, सो वन वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क एलोन इन कितने डेज? 18 डेज। एंड वन मैन कैन कंप्लीट द वर्क एलोन इन कितने डेज? 36 डेज। जिस काम को अकेले एक लेडीज 18 दिन में करेगी, उसी काम को एक मैन, एम्ब्रॉयडरी वर्क, उसी काम को 36 दिन में करेगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। तो लगभग लगभग हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको जो है एनसीईआरटी के पक्के करा दिए। ठीक है, आपके पास सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं, सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आपके पास वीडियोस हैं, आप उन सबका अच्छे से रिवीजन करिए। ठीक 11 बजे में 2 मिनट पहले आपके पास आज एक लिंक आ जाएगा, आप उस टेस्ट को जरूर अटेंड करिए, जिससे आप लोगों की खूब बढ़िया प्रैक्टिस हो सके। 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स। अगर आपका क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाता है तो आप उसको आगे स्क्रॉल भी कर सकते हैं, जिससे आप जल्दी से चैप्टर को, टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 60 मिनट तक बैठे रहो। अगर आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट तो आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। हम लोग इसका सोल्यूशन भी भेजेंगे, फिर आप उसे चेक करिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। सो प्लीज बी रेडी फॉर द टेस्ट एट 11 AM sharp. Thank you very much. Have a nice day.